तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुके थे। ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन और मैं कराने वाला हूं, जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप दोस्तों कम समय में आपका ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका 18 फरवरी का पेपर है, 17 या 18 फरवरी का, 2 डेट निश्चित हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका डेली 7 PM पर आपका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को जरूर आप लोग दीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं तो उसको जरूर दीजिएगा। इसमें अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया क्या है दोस्तों? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया आपका क्या होता है? ये आपका जो है निकट दृष्टि दोष होता है। क्या दोस्तों? इसमें निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही रहने वाला है। मायोपिया में निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है जब किसी को निकट दृष्टि दोष होता है? तो इसमें आपका अवतल लेंस। क्या दोस्तों? इसमें अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में इस आपको याद करने की ट्रिक आपने बचपन में शायद याद किया होगा, ये नाडू। क्या दोस्तों? ये नाडू से आप याद कर सकते हैं। ये आपने अगर याद किया होगा तो आपको याद होगा कि निकट दृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या प्रयास होता है। निकट दृष्टि का मतलब निकट की वस्तुएं आपको साफ दिखाई देती हैं, परंतु आपकी दूर की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि नाडू का मतलब निकट दृष्टि दोष। इसमें आपका अवतल लेंस, कौन सा अवतल लेंस प्रयोग होता है? क्या अवतल लेंस? और नाडू DU मतलब डी का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूरदर्शी मतलब आपको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती, मगर नज़दीक की वस्तु आपको साफ नहीं दिखाई देती। तो आपको याद हो गया होगा कि आपका निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है और दूरदृष्टि दोष में कौन सा आपका लेंस यूज होता है। तो इसका आंसर आपका निकट दृष्टि दोष होगा। इसमें आपका अवतल लेंस यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और रतौंधी आपको विटामिन A की कमी से होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब एक भारी नाभिक है, उसको हल्के नाभिक में टूट गया, यानी कि इसके पार्ट हो गया छोटे छोटे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को आपको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या दोस्तों? नाभिकीय विखंडन इस प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें आपका परमाणु बम कार्य करता है। कौन सा दोस्तों? परमाणु बम आपका कार्य करता है नाभिकीय विखंडन में। और नाभिकीय संलयन में आपकी ये प्रक्रिया आपके सूर्य में होती है। किसमें? ये प्रक्रिया आपकी सूर्य में होती है, नाभिकीय संलयन में। और दोस्तों नाभिकीय संलयन से आपका हाइड्रोजन बम कार्य करता है। कौन सा? हाइड्रोजन बम कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। मतलब एक तार जो विद्युत फिटिंग करी जाती है उसके बाद एक तार को जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो ये किस लिए किया जाता है? तो ये आपका यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भू में चली जाए, मतलब आपका ज़्यादा फेस या बत्ती लाइट आ जाए आपके उसमें, तो है वो सारा जो आपका इस वायर के थ्रू आपका ज़मीन में चली जाए। एक्स्ट्रा जैसे कि आपका फ्रिज में करंट आ रहा है तो उसमें जो आपका ये वायर जो है ज़मीन में जाएगा, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा बार में इसमें कट लग जाए फ्रिज में या किसी चीज़ में, तो आपका करंट आने लगता है। तो उसमें एक वायर निकाल दिया जाएगा, ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा आपका करंट आएगा वो इसके थ्रू आपका ज़मीन में चला जाएगा। तो अब भी आप फ्रिज को छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, ये इसीलिए आपको लगाया जाता है। यानी लघु पतन हो जाए, कहीं से करंट एक्स्ट्रा आने लगे तो वो ज़मीन में चला जाए, तो इससे आपको करंट लगने की संभावना नहीं रहती है। इसका ऑप्शन ए सही रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो किस सिद्धांत पर जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर आपका होता है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसमें दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपका ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए अगला कुछ, इसमें आपका मार्चिका भी बनती है, वो भी इसी के चलते बनती है। जो मार्चिका क्या होती है? जब आप गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा, आप चल रहे होंगे, ये आपके सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में होती है। कहाँ पर? रेगिस्तान में ज़्यादा दूर से आपको दिखाई देगा। अगर रेगिस्तान में की पानी आपको मतलब आपको दूर में दिखाई देगा, पानी पड़ा, लेकिन जब आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको पानी नहीं दिखाई देगा। और आप इसको गर्मियों में ज़्यादा देखेंगे, आप गाड़ी से जा रहे होंगे, दूर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पानी पानी सा, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल है दोस्तों। यहाँ पर ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो दाब अगर बढ़ाकर दोगुना कर देंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल आपकी उतनी ही रहेगी। ध्वनि की चाल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कि ध्वनि की चाल में जो आप अगर दाब भी बढ़ा देंगे तो दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल भी आपकी वही रहेगी, 300 मीटर
पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि को आप लोग डेसिबल में नापते हैं, किसमें दोस्तों? डेसिबल में ध्वनि को नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दांत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण। जो दांतों की रोगी दांत जो है दांतों को जांच करता है डॉक्टर, तो कौन सा दर्पण का यूज करता है? तो ये आपका दर्पण जो आपका अवतल दर्पण, कौन सा? ये आपका अवतल दर्पण में यूज करता है। आप दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो वाहनों में आपका होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। क्या दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का मतलब कोई भी ये छोटा सा, इसमें छोटी चीज़ बड़ी पीछे की चीज़ों को छोटा कर कर दिखाता है, ये आपको उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण में आपका, चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? तो किस किस कोण से अगर गेंद को मारेंगे तो वो मतलब काफ़ी दूरी तय करेगी? तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका जो है 45 डिग्री 45 डिग्री कोण पर अगर गेंद को मारेंगे तो वो काफ़ी दूरी तय करेगी। ये आपकी जिस के अकॉर्डिंग गेंद को मारेंगे तो काफ़ी दूरी तय करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित है, यदि वे हैं तो कौन सी? अगर प्रभावित होगी तो यदि वे हैं कौन सी है? क्या समान आवेश पर है, या समान धारिता पर है, या समान प्रतिरोधकता पर है, या समान विभव पर है? तो ये आपका जो है समान विभव पर होंगे तो उनमें दो धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई क्या है? तो ऊष्मा की इकाई आपकी इनमें से इतनी सारी हैं, तो इनमें से कौन सी जो ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी भी ऊष्मा की होती है, किलो कैलोरी भी और किलो जूल भी होती है। तो ये वाट जो है आपका ऊष्मा की कैलोरी नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? जो प्रकाश जो आपका एक चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आप क्या, प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश यहाँ से आया, मतलब ये आपका कोई चिकना पृष्ठ है, यहाँ से आया तो इसी माध्यम में आपका वापस यहाँ से लौट गया, तो ये आपका जो है कि प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कैसा है, कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट में से क्या है? तो इलेक्ट्रॉन करंट को जो है इसका यूनिट क्या है? ये आपका एम्पियर है। क्या दोस्तों? विद्युत धारा को हम लोग किसमें नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि के निवारण के लिए कौन सा काम में लेते हैं? तभी आपको बताया था, इससे आप याद रख सकते हैं नाडू। तो दूरदृष्टि में आपका उत्तल लेंस आया, कौन सा? उत्तल लेंस, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही रहने वाला है। अब आप ये याद कर लीजिएगा, अगर बचपन में आपने याद किया होगा तो आपको अभी तक याद होगा, नहीं याद है तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता आप लोग किससे नापते हैं? तो ये आपको हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता नापते हैं। ओडोमीटर से आपका जो है ये वाहनों में यूज किया जाता है, मोटरसाइकिल के पहियों में ओडोमीटर का उपयोग होता है, जिससे वायु की गति मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए किया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए किया जाता है, क्योंकि किस लिए किया जाता है विद्युत चालन के लिए? क्योंकि जो तांबे का जो है इसकी प्रतिरोधकता जो है कम होती है। क्या दोस्तों? इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, इसके चलते तांबा को विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट होता है इसी किसका बना होता है? ये आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी सही रहने वाला है, टंगस्टन का बना होता है। जो आपका हीटर होता है, हीटर में जो आपके इस तरह से रिंग वायर होती है वो कौन से तार की बनी होती है? तो ये आपका नाइक्रोम का तार होता है। कौन सा दोस्तों? नाइक्रोम का तार होता है। इसका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। कितना दोस्तों? 2200 इसका गलनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बम आधारित होता है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। किसमें? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत चालकता कैसी होती है? तो ताप के बढ़ने पर चालक पर पदार्थ का जो वैद्युत चालकता ये कैसी हो जाती है? तो ये वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटती है। प्रतिरोध बढ़ जाता है और उसकी चालकता घट जाती है ताप के बढ़ने पर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ये क्या कारण है?
तो अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या दोस्तों? अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। ध्वनि को हम लोग डेसिबल में नापते हैं। किसमें दोस्तों? किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये आपका जो आर्सेनिक है ये अर्धचालक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि इनमें से कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि को आप लोग को पता है, ध्वनि को कोई भी गुजरने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। तो ध्वनि बिना माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो जल में ध्वनि, जल माध्यम हो गया, स्टील भी माध्यम हो गया, वायु भी माध्यम हो गया, लेकिन निर्वात में जो है ध्वनि आपकी ट्रेवल नहीं कर सकती है। आप आकाश में अगर होंगे तो वहाँ पर ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा किसके जरिए उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो नाभिकीय संलयन के किसके दोस्तों? सूर्य की जो ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो ये आपका लक्षण है उच्च परागम्यता। क्या दोस्तों? उच्च परागम्यता जो है अतिचालक का लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत से आपके न्यूटन ने दिया था। किसने? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत चालक की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुएं जो है आपका विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके चलते धातुओं में धारा प्रवाहित हो जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुचालक होते हैं। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपने इसमें 25 में कितने क्वेश्चन आपने सही करें जरूर कमेंट करके बताएं। पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चैनल पर विजिट करिए, यहाँ पर वीडियो आ रहा हो या क्लिक करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।